हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ कनिष्का एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट नंबर 2। इसमें हम मेथड्स एंड उसके मेजर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन डिटरमाइन करता है प्राइस इलास्टिसिटी से। तो प्राइस इलास्टिसिटी हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम इसके फैक्टर्स एंड मेजर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी होगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे एक प्रोडक्ट के, जैसे कि एग्जांपल कोका कोला। तो कोका कोला का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो मैं उसकी डिमांड कम करके दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाऊंगी, क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट थम्स अप मार्केट में अवेलेबल है या पेप्सी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इलास्टिक रहेगी, मोर इलास्टिक रहेगी। कैसे? क्योंकि जैसे ही इसका प्राइस कम होता है, कोका कोला का प्राइस जैसे ही कम होता है, मैं उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगी, या जैसे ही कोका कोला का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर दूंगी। तो ये इलास्टिक रहेगी इस नेचर में। नेक्स्ट देखते हैं हम नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो नेचर ऑफ द कमोडिटी से कैसे डिटरमाइन होती है प्राइस इलास्टिसिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है? अगर वो हमारे लिए नेसेसिटी गुड है, हमें खरीदना ही खरीदना है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लो रहेगी। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, हम उसकी डिमांड को उतना ही करेंगे जितना हम पहले रख रहे थे। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड नहीं होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी नेसेसरी गुड के केस में। तो नेसेसरी गुड के केस में तो इन इलास्टिक डिमांड होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। बट लग्जरीज गुड के केस में हाई रहती है ये इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड रहेगी या परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं रहेगी, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाँ जैसे ही प्राइस कम होते हैं हम लग्जरी गुड का डिमांड बढ़ा देंगे, एंड जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं हम लग्जरी गुड की प्राइस डिमांड को कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिमांड में चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। पर नेसेसिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। नेसेसरी गुड में हमारी डिमांड उतनी रहती है, डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो ये इन इलास्टिक रहेगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक। थर्ड फैक्टर देखते हैं नंबर ऑफ यूज़ ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी को यूज़ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। तो जितने ही उसके नंबर ऑफ यूजेस बढ़ जाएंगे, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी उतनी ही हाई हो जाएगी। हाई हो जाएगी मतलब इलास्टिक के साइड पे चली जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। तो मिल्क के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। हम उसके चीज़ बना सकते हैं, हम उसका कर्ड बना सकते हैं, हम उससे बटर निकाल सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस और होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, हम मिल्क को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस लाइन पे हम मिल्क की ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मतलब डिमांड में उसका ज़्यादा चेंज आएगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी उसकी इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे ही हम रिच क्लास की बात करते हैं, जिनकी इनकम हाई रहती है, पुअर क्लास से जिनकी इनकम ज़्यादा रहती है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो रहती है, क्योंकि वो हाई प्राइस पे भी अपनी डिमांड को उतना ही रखेंगे एंड लो प्राइस पे भी अपनी डिमांड को उतना ही रखेंगे। उनको ज़्यादा प्राइस से डिमांड को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पे कर पाएंगे। पर पुअर क्लास में ऐसा नहीं होता। पुअर क्लास में इलास्टिसिटी बहुत हाई रहती है। जैसे ही प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज आता है, वो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनकी इनकम से इफेक्ट होती है उनकी टोटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट होगा, हमारी डिमांड भी इफेक्ट होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है हैबिचुअल नेसेसिटीज़। हैबिचुअल नेसेसिटीज़ का मतलब क्या है? अगर कुछ चीज़ें हमारी हैबिट में होती हैं, हैबिट में मतलब सिगरेट्स हो गई, या फिर हमारा ऐसा कंजप्शन हो गया, अल्कोहल का कंजप्शन हो गया, जो हमारी हैबिट में है, वो हमें करना ही करना है। तो उसकी कितने भी प्राइजेस चेंज हो जाए, बढ़ जाए घट जाए, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक रहेगी उस केस में, क्योंकि हम डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। प्राइजेस कितने भी बढ़ जाएं घट जाएं, डिमांड हम उतनी ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक रहेगी हैबिचुअल गुड्स के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हमने लास्ट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट सेशन में हमने फॉर्मूला देखा था। अब इससे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज बाय 40% एंड अकॉर्डिंगली डिमांड फॉल्स बाय 80%। अब प्राइस राइज हो रहा है तो उससे डिमांड फॉल होगी, पर बताया है कि 40% प्राइस इंक्रीज होने से 80% डिमांड फॉल हो रही है। अब बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने ये
फॉर्मूला पढ़ लिया था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ प्राइस आएगा, नीचे प्राइस रहता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज हुई है 80% से, तो 80% अपॉन 40%, 40% से हमारा प्राइस चेंज हुआ है। तो 80% अपॉन 40% निकल के आ जाता है 2। ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। हम इसमें माइनस साइन डाल देते हैं। माइनस का इंडिकेशन होता है कि इलास्टिसिटी प्राइस एंड क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक नेगेटिव साइन आता है जिसका इंडिकेशन ये होता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन्वर्सली रिलेटेड है। एक फॉल होगा तो दूसरा बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी चेंज हो रही है। जैसे कि प्राइजेस यहाँ पे कम हो रहे हैं, 10 से 9 हो गया प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 10 था, अब वो 9 हो गया। कितना चेंज आया, चेंज इन प्राइस कितना है, चेंज इन प्राइस 1 रुपये का है। एंड क्वांटिटी चेंज हो गई, 10 रुपये में कोई 0 यूनिट्स खरीद रहे थे, पर 9 रुपये होते ही 10 यूनिट्स खरीदने लग गए लोग। तो मार्केट में डिमांड चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई 0 to 10। तो यहाँ पे कितना चेंज आया, यहाँ पे 10 रुपये का चेंज आया। तो हम ये वाले फॉर्मूला से सीखेंगे अब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। तो पी यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, तो हमने 10 ले लिया है। क्यू का ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 0, तो हमने 0 लिख दिया है। चेंज इन क्यू कितना हो रहा है 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। एंड चेंज इन पी कितना हो रहा है, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 0, नीचे हमारी जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब है इसका आंसर इन्फिनिटी होता है। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे इन्फिनिटी निकल के आ गई, जिसका मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। तो आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में हम क्या देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के निकालने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड हम सीख चुके हैं, परसेंटेज मेथड, जिससे हम परसेंटेज चेंज से निकालते हैं, और ये फॉर्मूले मेथड से निकालते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलग अलग 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, 4 तरीकों से निकल सकता है ये। फर्स्ट है परसेंटेज मेथड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड है आर्क मेथड, टोटल आउटले मेथड एंड पॉइंट मेथड। तो यहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज चेंज से निकलती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हमें परसेंटेज पता है, जैसे कि प्राइस गिरे हैं, प्राइस फॉल हो गए हैं 20% से, एंड डिमांड बढ़ गई है 20% से, तो इसका आंसर क्या होगा, 20% अपॉन 20%। ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1, मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है। अगर दोनों परसेंटेज में सेम चेंज होगा, सेम चेंज होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में सेम परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं हम एक और एग्जांपल से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी ऊपर आती है क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे आती है प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बड़ी है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मतलब 50-20 से बड़ा होता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होगी, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो इलास्टिक डिमांड बोलेंगे हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अब कम है, वो 10 है, पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर में फैक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारी लेस इलास्टिक रहेगी डिमांड, क्योंकि डिमांड में चेंज कम हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कम चेंज हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लेस इलास्टिक रहेगी डिमांड। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि डिमांड हमारी इन इलास्टिक है। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। नेक्स्ट आता है आर्क मेथड। हमने एक मेथड फॉर्मूला से सॉल्व करना सीख लिया, परसेंटेज मेथड से। अब दूसरा आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या होता है कि यहाँ पे जो डिमांड होती है, अगर वो कर्व में है, एक कर्व दिया हुआ है डिमांड का, डी डिमांड कर्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज वाले फॉर्मूला से, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसका सॉल्यूशन निकल कर आता है। पर हमें ये जो ट्रायंगल का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो डिमांड कर्व में इंक्लूडेड ही नहीं है ना, तो इसको हमने नहीं लेना। इसके लिए हमारा एक और मेथड होता है
आर्क मेथड से हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी डिमांड कर्व में होता है, एक कर्व दिया होता है, उसका हम निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कैसे निकलती है, हम ले लेते हैं एवरेज ओरिजिनल प्राइस और चेंज प्राइस का, जितना भी प्राइस चेंज हुआ है या ओरिजिनल प्राइस है उसका एवरेज ले लेंगे, एंड क्वांटिटी डिमांडेड जितनी चेंज हुई है और ओरिजिनल की एवरेज ले लेंगे। तो इसको हम एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस और एवरेज रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें एवरेज निकाल रहे हैं। तो आर्क ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है इसको। इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्यू मल्टीप्लाइड बाय, हम ओरिजिनल प्राइस और चेंज प्राइस का एवरेज ले लेंगे अपॉन ओरिजिनल डिमांड और चेंज डिमांड का एवरेज ले लेंगे। तो P1 प्लस P2 अपॉन 2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो हमने एवरेज ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी से। तो ऐसे हमारा आर्क मेथड से डिमांड कर्व निकल के आ जाता है। हम इसको क्यों निकालते हैं आर्क मेथड से, हम परसेंटेज मेथड क्यों नहीं लगाते हैं? अगर हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो ये पूरा ट्रायंगल ही शो करेगा, आंसर में हमारा पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, पर यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ये ट्रायंगल के अंदर वाला पार्ट ये इंक्लूडेड नहीं है डिमांड कर्व में, इसलिए हम आर्क मेथड से सॉल्व करेंगे तो सिर्फ इतना ही पोर्शन निकल के आएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, टोटल आउटले मेथड। तो टोटल आउटले मेथड भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो ये क्या बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड दोनों बोलते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं कि परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल सकती है चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। अगर जैसे ही कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर चेंज करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज कर लेते हैं, तो उससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे 3 थ्योरम बताते हैं ये मार्शल। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 रहेगी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में, ग्रेटर देन 1 रहेगी तो इलास्टिक डिमांड होगी, लेस देन 1 रहेगी तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। कैसे, ये डायग्राम से समझते हैं हम। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही हमारा टोटल आउटले भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों जब इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस एंड टोटल आउटले, तो हमारी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी। ग्रेटर देन 1 मतलब इन इलास्टिक डिमांड हो गई। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड स्टेज क्या आती है इनकी। अगर हमारा टोटल आउटले कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है टोटल आउटले, पर प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे टोटल आउटले कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो 1 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे टोटल आउटले का कांस्टेंट है एंड प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। एंड थर्ड स्टेज आती है जहाँ पे हमारा टोटल आउटले डिक्रीज हो रहा है, टोटल आउटले कम की तरफ जा रहा है, पर प्राइस तब भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज ही हो रहा है एंड टोटल आउटले, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रखेंगे ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का केस आता है इलास्टिक डिमांड में। तो जब दोनों कंपोनेंट इंक्रीज हो रहे हों तो इलास्टिक डिमांड हो जाती है। अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट नहीं हो रहा है प्राइस से, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक हो जाती है। एंड अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी हमारा टोटल आउटले कम हो रहा है उससे, तो हमारी इलास्टिक डिमांड हो जाती, इलास्टिक डिमांड हो जाती है ग्रेटर देन 1 के केस में। तो ये होता है हमारा टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे निकलता है। अब लास्ट आता है हमारा पॉइंट मेथड। पॉइंट से कैसे निकलता है पॉइंट मेथड? तो पॉइंट मेथड भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ये किस लिए होता है? इसमें हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी हो, उसमें हम ये मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए लिखा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कैसे निकलता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, डिमांड का अगर लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर है, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेगी? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, हम पॉइंट एन देखते हैं, पॉइंट एन पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो इसका लोअर सेगमेंट हो गया CN एंड अपर सेगमेंट हो गया ND। तो इसको हम इक्वल रखेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आ गई 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम M पॉइंट में निकालते हैं, M पॉइंट में क्या हो गया, हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो बड़ा हो गया, अपर सेगमेंट छोटा हो गया, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये ग्रेटर देन 1 निकलेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इस केस में। अब हम L पॉइंट पे देखते हैं, L पॉइंट पे क्या हुआ,
हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पर अपर सेगमेंट ज़ीरो हो गया। तो अपर सेगमेंट ज़ीरो मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे ज़ीरो हो गया, डिनोमिनेटर के ज़ीरो होने से हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी आ गई। अब हम देखते हैं पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे कैसे निकलेगा? लोअर सेगमेंट बहुत कम है, अपर सेगमेंट बहुत ज़्यादा है। अपर सेगमेंट मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 रहेगी। तो यहाँ पे लेस देन यूनिटी रहेगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम क्यू पॉइंट पे देखते हैं। तो क्यू पॉइंट पे क्या हो गया? लोअर सेगमेंट बिल्कुल नहीं है, लोअर सेगमेंट ज़ीरो एंड अपर सेगमेंट बहुत बड़ी है। तो अपर सेगमेंट बहुत बड़ी है, लोअर सेगमेंट ज़ीरो है। जब न्यूमरेटर में हमारा ज़ीरो आ गया तो हमारा आंसर भी ज़ीरो रहेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में क्या रहेगा? ज़ीरो। तो ऐसे हम पॉइंट मेथड से निकाल सकते हैं अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे डिमांड कर्व हमारा लीनियर है। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से हम डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। तो यही 4 मेथड थे डिमांड कर्व को निकालने के, डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी को निकालने के। नेक्स्ट, अगर आपको अब मेरा लेसन पसंद आया, सेशन पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।